गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमने बैक्टीरिया को 5 भागों में डिवाइड किया था। सबसे बाहर की सतह, उसके अंदर बाहर की आसंजी सतह, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। हमने इससे पहले लेक्चर में जो बाहर की सतही उपांग होते हैं, कशाभिका प्लस रोम, दोनों को हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड जो पाया जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, सेकंड चीज क्या पाई जाती है? सतही आसंजित उपांग। सतही आसंजित उपांग। आसंजित का मतलब होता है चिपके हुए, चिपका हुआ, सटा हुआ, लगा हुआ। सतही उपांग क्या होता है? यहां पर ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स, यहां पर ग्लाइकोकैलेक्स पाया जाता है बैक्टीरिया सेल में। यहां जो ग्लाइकोकैलेक्स पाया जाता है ये कैसा होता है? विस्कस होता है। विस्कस बोले तो श्यान, और श्यान बोले तो विस्कस। तो यहां पर ग्लाइकोकैलेक्स कैसा होता है? विस्कस होता है। यह जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के चारों तरफ उपस्थित होता है। सबसे यहां बाहर सेल वॉल होगी, सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ सेल वॉल, और यहां पाया जाता है ग्लाइकोकैलेक्स। सेल वॉल के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोकैलेक्स होता है। ये पूरी एक परत के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका जो निर्माण होता है ग्लाइकोकैलेक्स का, 100 से लेकर के हजारों अणु मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स का निर्माण करते हैं। 100 से लेकर के हजारों अणु मिलकर के ग्लाइकोकैलेक्स का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुलकों से मिलकर के बना हुआ है। ये बहुलकों से मिलकर के बना है। यहाँ बहुत सारे बहुलकों ने मिलकर के ग्लाइकोकैलेक्स का निर्माण किया है। ये सेल वॉल के साथ में, जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के साथ लूजली अरेंज्ड होता है। सेल वॉल के साथ में ये लूजली अरेंज्ड होता है। लूजली अरेंज्ड होता है, या कहें कि ढीले रूप में चिपका होता है। टाइटली नहीं, ढीले रूप में चिपका हुआ होता है, लूजली अरेंज्ड होता है। इसे हम अवपंक परत भी कहते हैं। अवपंक परत, अवपंक परत को क्या बोलते हैं हम? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, इसे हम अवपंक परत भी कहते हैं। यहां ये अवपंक परत के रूप में भी ग्लाइकोकैलेक्स पाया जाता है। जल में घुलनशील प्रकृति का होता है। जल में घुलनशील होता है। जैसे ही बैक्टीरिया जलीय माध्यम में पहुंचता है, क्योंकि सेल के अंदर हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करेगा बैक्टीरिया, पैथोजन है, किसी न किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करेगा, तो वहां जल तो उपस्थित होगा ही। तो जल की उपस्थिति में जो बैक्टीरिया की जो अवपंक परत है, यहाँ ये चिपचिपा पदार्थ बना लेती है, म्यूकस जैसा पदार्थ बना लेती है। क्यों? कि इसकी टेंडेंसी कैसी है? जल में घुलने की। तो यहाँ बैक्टीरिया का जो माध्यम है, वो माध्यम क्या हो जाता है? श्यान हो जाता है, विस्कस हो जाता है। तो स्वतः ही बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग में एक विस्कस मीडियम का निर्माण कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोकैलेक्स जल में घुल जाएगा, और घुलने के बाद में यहाँ विस्कस मीडियम का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ जो ये पाया जा रहा है, यहां इसे हम कैप्सूल भी कहते हैं।
ऐसा नहीं कि इसको यहाँ हम कैप्सूल भी कह रहे हैं। कैप्सूल क्यों कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरियाओं के अंदर मिलता है। लेकिन अंतर क्या होता है कैप्सूल में और इसमें, तो यहाँ ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। तो ये क्या है फिर, ये भी तो पॉलीसैकेराइड का बना है। अंतर होता है इनके अरेंजमेंट में। यहां जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल में जो लड़ी पाई जाल ऐसे इस प्रकार से लड़ियां पाई जाती हैं। इसके जो बहुलक हैं पहले ऐसे अरेंज होंगे फिर ऐसे अरेंज होंगे। तो यहां क्या बन गया, एक नेट बन गया। अंतर समझो दोनों में, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ग्राम अभिरंजन विधि, और ग्राम अभिरंजन विधि में बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव हुए बैक्टीरिया और कैसे नेगेटिव हुए। तो उसके लिए ये चीज हमारी समझ में आना आवश्यक है। तो यहाँ जो कैप्सूल होता है यहाँ जाल समान संरचना बना लेता है, एक बार तो सीधे सीधे, फिर उसमें क्रॉस बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये टाइटली अरेंज्ड होता है, ये लूजली अरेंज्ड होता है। जो लूजली अरेंज्ड होते हैं उनको आसानी से हम हटा सकते हैं, और जो कॉम्पैक्ट रूप से टाइटली जो अरेंज्ड होते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए होते हैं, उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। बने तो दोनों ही पॉलीसैकेराइड के होते हैं, लेकिन अंतर किसमें होता है, इनकी संरचना में। ये इस प्रकार से जुड़े होंगे, केवल इनकी सीधी सीधी लाइन होंगी, पॉलीसैकेराइड एक दूसरे से मिलकर एक लाइनों के रूप में जुड़े हुए होंगे। तो इनको आसानी से हटा सकते हैं, इनको आसानी से नहीं हटा सकते। नेक्स्ट देखते हैं कार्य क्या होता है इसका। कार्य की अगर हम बात करें तो ये ग्लाइकोकैलिक्स कार्य क्या कर रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहले तो बैक्टीरिया की हेल्प करता है। किसके लिए, सतह से जुड़ने में, सतह से जुड़ने में। चिपचिपा है, जिसके भी टच में आएगा, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो अजीब या फिर कहें कि नॉन लिविंग सतह है, सभी से चिपकने में यहां ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करेगा। इसके अंदर भोजन संचित होता है, ग्लाइकोकैलिक्स में भोजन संचित होता है। आवश्यकता होने पर यहां से भोजन भी ले सकता है। अगर परिस्थितियां शुष्क हो जाएं, शुष्क अवस्था में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जल है, तो शुष्क अवस्था में बचाए रखता है, शुष्कता से बचाए रखता है। जब ड्राई कंडीशन आ जाती है तो वहां ये इनको बचाने का कार्य करता है। एंड जिनके अंदर ये कैप्सूल रूप में मिलता है, कैप्सूल रूप में मिलता है, वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, उग्र प्रकृति के होते हैं। बैक्टीरिया उग्र प्रकृति के होते हैं। जहां केवल अपपंख परत के रूप में मिलेगा, उनकी तुलना में जहां ये कैप्सूल रूप में मिलता है, वहां कैसे होते हैं, बैक्टीरिया अग्रेसिव नेचर के होते हैं, उग्र प्रकृति के होते हैं। थर्ड बात करते हैं हम सेल वॉल की, क्योंकि हमारा थर्ड कौन सा था, सेल वॉल। क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ कौन उपस्थित है, ये बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स या अपंख परत या कैप्सूल, और अंदर की तरफ उपस्थित है थर्ड स्थान पर सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड संरचना होती है। चाहे हम प्लांट में बात करें, चाहे हम बैक्टीरिया में बात करें, सेल को निश्चित आकृति देने का कार्य करती है, निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्योंकि हार्ड है तो आकृति तो प्रदान करेगी।
कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन बहुत नाजुक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर प्रेशर पड़ेगा तो कैसी भी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे समझो जैसे हमने बैलून के अंदर पानी भर लिया, उसको कैसे भी प्रेस कर सकते हैं हम, वो तरह तरह की संरचनाओं में बदल जाती है। लेकिन सेल वॉल जब मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती है तो वो कैसी हो जाती है, हार्ड। फिर उसको नहीं हम बदल सकते, एक निश्चित आकार मिल जाता है, एक निश्चित शेप किसको मिल गई, अब कोशिका को मिल गई। तो यहां इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हार्ड होती है। सेल वॉल बनी किसकी होती है, यहां जो सेल वॉल है ये बनी किसकी होती है, या फिर कहें कि इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। सेल वॉल का जो निर्माण है वो निर्माण यहाँ किसके द्वारा होता है, तो सेल वॉल का निर्माण होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा। पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन बना होता है म्यूरिन से, इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरामिक अम्ल या म्यूरिन, इसके कई नामों से जानते हैं इसको, म्यूरिन, म्यूरामिक अम्ल। ये बना होता है नाग, नाम और 4 अमीनो अम्ल से। नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, और साथ ही साथ 4 अमीनो अम्ल। तो इससे सेल वॉल का निर्माण होता है। छिद्रयुक्त बहुलक है। सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड तो है ही, हार्ड तो है, शुरू में बात की हमने, कैसी होती है, हार्ड होती है, साथ ही साथ कैसी होती है, अविलेय होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पानी में इसको लेके जाएं या किसी कार्बनिक विलायक में लेके जाएं या अकार्बनिक विलायक में लेके जाएं, अविलेय होती है। छिद्रयुक्त होती है, छिद्रयुक्त होती है। अगर छिद्रयुक्त नहीं होगी तो बाहर की कोई भी चीज बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो यहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स उपस्थित होती हैं। तो ये इसकी एक तरह से इसे फैसिलिटी प्रदान कर रही है सेल वॉल को, बाहर से आने जाने वाले पदार्थों के लिए। तो छिद्रयुक्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर की ओर उपस्थित होती है। सेल वॉल के अंदर की ओर क्या उपस्थित है, सेल मेम्ब्रेन। ये पतली परत होती है। परत कैसी होती है, पतली होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की मोटाई की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है, तो ये होती है 7.5 नैनोमीटर, 7.5 नैनोमीटर की। अब निर्माण किससे होता है इनका, बनी किसकी होती है, तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहला पेपर की जब स्टडी की थी किसकी, सेल बायोलॉजी की। और सेल बायोलॉजी में सबसे पहले हम सेल वॉल से टकराए थे, उसके बाद में हम सेल मेम्ब्रेन से टकराए थे। तो वहां एक वर्ड बोला था कि बात हम प्रोकैरियोट्स की करें या यूकैरियोट्स की, प्लांट की करें या एनिमल की, सबकी सेल मेम्ब्रेन समान रूप से बनी होती है, एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। तो बनी किसकी होगी, तो ये बनी होगी फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की। अंतर केवल किसका आता है, इनके अनुपात का, कहां कितने अनुपात में कौन सी चीज प्रेजेंट है। तो यहां बैक्टीरिया के अंदर इसमें मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है ये पाया जाता है 20 से 30%, और यहां पर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 50 से 70%। फॉस्फोलिपिड लिक्विड अवस्था में आ सकते हैं, तरल अवस्था में होते हैं। ये चीज तो हमने वहां पढ़ी थी मेम्ब्रेन के अंदर, जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी शुरुआत में।
क्योंकि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कम, बॉडी टेम्परेचर से कम ताप पर तरल अवस्था में उपस्थित होते हैं। तरल अवस्था में हमने पढ़ी थी फ्लिप फ्लॉप गति, क्योंकि उसको हम फ्लिप फ्लॉप मॉडल भी कह रहे थे, सिंगल निकोल्सन मॉडल भी कह रहे थे। तो यही चीज तो बताई थी कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर भी फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं। क्योंकि मूवमेंट जो करते हैं वो प्रोटीन के एटम करते हैं, फॉस्फोलिपिड के एटम नहीं करते, या कहें कि लिपिड के एटम नहीं करते। तो यहाँ पर इस तरल के अंदर जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के एटम मूवमेंट करते हैं, यहाँ ये अणु गति करते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनी हुई होती है, चयनात्मक प्रकार की होती है और विलेय पदार्थों के लिए रोधक का कार्य करती है। कैसी होती है, चयनात्मक। यहां हमने पढ़ा है सेल वॉल होती है छिद्र युक्त, तो सेल वॉल में से तो सभी पदार्थ कहां जाएंगे, अंदर। अब किनको कोशिका के अंदर लेना है, किनको नहीं लेना, वो तय करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि इसीलिए कैसी होती है, चयनात्मक होती है। यहाँ बाहर के पदार्थों के लिए, अनावश्यक पदार्थों के लिए विरोधी के रूप में उपस्थित होती है। एंड लास्ट, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। कोशिका द्रव्य एंड कोशिकांग। बात करें हम कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की, तो हम किसी भी कोशिका की बात कर लें बीज को छोड़ करके, क्योंकि जब हम सीड की बात करते हैं तो सीड के अंदर सबसे कम मात्रा में जल उपस्थित होता है और उसके पीछे रीजन अलग होते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि सीड को तो हमको प्रसुप्त अवस्था में रखना है, तो सीड को छोड़ करके अगर हम किसी भी कोशिका की बात करें तो वहां उसके कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहां लगभग 80% तो क्या उपस्थित होता है, जल। अधिक मात्रा में यहां पर जल उपस्थित होता है, इसी की वजह से क्या होता है, ये तरल अवस्था में होता है और इसको चारों तरफ से घेरे हुए क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर जल उपस्थित होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और अन्य पदार्थ। इनके अलावा भी अगर कोई अन्य पदार्थ हैं वो भी कहां उपस्थित होंगे, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होंगे। यहाँ पर कार्बनिक, अकार्बनिक सभी प्रकार के पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ अधिकतर वो पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम। अकार्बनिक पदार्थ अधिकतर कम मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म का। बात करते हैं हम कोशिकांगों की, तो यहाँ कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग सबसे पहले देखते हैं मीजोसोम, मीजोसोम जो पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। मीजोसोम को पीछे देखेंगे, पहले न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। सबसे पहले यहां पर केंद्रकाव पाया जाता है, केंद्रकाव जिसे हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं या फिर कहें क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, केंद्रकाव पाया जाता है। अब यहां पर जो केंद्रकाव वो पाया जा रहा है, यहां डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया में आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डीएनए। जैसे हमारे अंदर पाया जाता है डीएनए, वैसे ही यहां पर डीएनए पाया जाता है। लेकिन ये डीएनए किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, परिबद्ध नहीं होता, परिबद्ध नहीं होता। और इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं इसे,
केंद्रकाव। अगर इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती तो ये क्या बन जाता, केंद्रक बन जाता, केंद्रकाव नहीं रहता। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में फैली हुई अवस्था में पाया जाता है, चारों तरफ से यहाँ पर फैली हुई अवस्था में प्रेजेंट होता है। यहाँ कभी कभी ये मीजोसोम से अटैच जरूर पाया जाता है, मीजोसोम से संलग्न, और वो भी कैसे, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी मीजोसोम से संलग्न जरूर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इस क्रोमेटिन मटेरियल की हम स्टडी करते हैं तो ये काफी विरल क्षेत्र होता है, सघन नहीं, कैसा होता है, ये विरल क्षेत्र होता है, सघन क्षेत्र नहीं होता है। यहाँ जो इसकी लंबाई होती है, इसकी क्रोमेटिन मटेरियल की, वो 1000 माइक्रोमीटर होती है, लंबाई 1000 माइक्रोमीटर होती है, चौड़ाई 3 माइक्रोमीटर होती है, और इसके वेट की अगर हम बात करें, अणुभार की, तो 20 खरब मिलता है। इसके मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो 20 खरब मिलता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, यहाँ इस लंबाई पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वो 40,000 होते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर 40,000 जीन्स पाए जाते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण होता है अर्ध संरक्षित विधि से। किसका निर्माण, इस क्रोमेटिन मटेरियल का, इस डीएनए का। क्योंकि चाहे किसी के अंदर पढ़े हम, प्रोकैरियोट्स के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर, डीएनए कैसा होता है, खुद अपने आप पे कंट्रोल करने वाला होता है, खुद का निर्माण कैसे करता है, अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा अपने दूसरे तंतु का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एपिसोम। इसको एपिसोम कहें या प्लाज्मिड कहें, प्लाज्मिड। ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये जो पाया जा रहा है, इससे अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो यहां भी इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं, अतिरिक्त डीएनए भी कहते हैं। कैसा होता है ये, वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है। स्वतंत्र रूप में भी हो सकता है और चिपकी अवस्था में भी हो सकता है। जब स्वतंत्र रूप में होता है तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और चिपकी अवस्था में पाया जाता है जब इसको हम क्या कहते हैं, एपिसोम। यहां किसके साथ चिपकता है, डीएनए के साथ। अगर डीएनए के साथ में, जो बैक्टीरियल डीएनए है, इस डीएनए के साथ में अगर प्लाज्मिड चिपक जाए तो वो क्या कहलाता है, फिर एपिसोम कहलाता है। बात करें रेप्लिकेशन की, तो इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो स्टूडेंट्स इसका रेप्लिकेशन भी कैसा होता है, स्वतः होता है, स्वायत्त होता है, स्वतः होता है। ये खुद का कंट्रोल खुद करता है, इसको किसी अदर के कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। रेप्लिकेशन स्वतः होता है, स्वायत्त रूप से होता है। अब बात करते हैं कि जिनके अंदर, जिन बैक्टीरियाओं में एपिसोम उपस्थित होता है, ये क्या फायदा दे रहा है बैक्टीरिया को अगर ये प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स, जिनके अंदर, जिन बैक्टीरिया के अंदर एपिसोम उपस्थित होता है, इनमें एंटीबायोटिक्स के प्रति, एंटीबायोटिक्स के प्रति, या फिर कहें एंटीबायोटिक जो औषधि होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, इनके प्रति प्रतिरोधकता अधिक उपस्थित होती है। इनके प्रति, इनमें प्रतिरोधकता अधिक पाई जाती है। उनकी तुलना में जिनमें एपिसोम नहीं पाया जाता, जिन बैक्टीरियाओं में एपिसोम एब्सेंट है, उनकी तुलना में जिनके अंदर एपिसोम प्रेजेंट है, वहां प्रतिरोधकता अधिक पाई जाती है। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एपिसोम है और हमने उसको एंटीबायोटिक दे दी मेडिसिन बाहर से, तो वो उसको काफी हद तक
कहते हैं ना कोई कोई बीमारी दवाइयों से भी ठीक नहीं होती है काफी टाइम तक, तो वो दवाइयों से ठीक क्यों नहीं हो रही है? उन बैक्टीरियाओं में उन मेडिसिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इसलिए वो ठीक नहीं हो रही है। तो यहाँ ये एंटीबायोटिक जो औषधियां हैं उनके खिलाफ कैसे होते हैं? ये अधिक प्रतिरोधी पाए जाते हैं। मीजोसोम, मीजोसोम क्या होता है? जो जीवाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जगह जगह से क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जगह जगह से क्या हो जाएगी? अंतर्वलित हो जाएगी। जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है जगह जगह से क्या हो गई? अंतर्वलित हो गई। तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी? मीजोसोम कहलाती है, मीजोसोम कहलाती है। ये किसका कार्य करती है? तो ये स्टूडेंट श्वसन का कार्य करती है, श्वसन का कार्य करती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी श्वसनांग नहीं पाया जाता, पर्सनली अलग से कोई श्वसनांग नहीं होता है। तो यहाँ पर यही मीजोसोम जो अंतर्वलित जो मेम्ब्रेन है वही किसका कार्य करेगी? यहाँ पर श्वसन का कार्य करेगी। तो बैक्टीरिया में श्वसन का कार्य करती है। ये या तो पेरिफेरल कंडीशन में होगी, पेरिफेरल अवस्था में पाई जाएगी, या फिर सेंट्रल में पाई जाएगी। जो सेंट्रल में उपस्थित होती है ये किसके? केंद्रकाव से चिपकी होती है, केंद्रकाव से चिपकी होती है। जो सेंट्रल में मीजोसोम पाए जाते हैं ये मीजोसोम केंद्रकाव से संलग्न होते हैं, और जो दूर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से संरचना होती है, ये क्या है? न्यूक्लियोइड है, तो यहाँ ये अंदर तक जाते हैं। तो ये तो केंद्रकाव से संलग्न होते हैं, और दूसरे जो पाए जाते हैं पेरिफेरल वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। हेल्प क्या करती है ये? यहाँ तो केवल ये श्वसन का कार्य करेगी, लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियोइड से चिपकी हुई है यहाँ पर ये सेल डिवीजन में और डीएनए रेप्लिकेशन में, यहाँ ये सेल डिवीजन और प्लस डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में हेल्प करती है, दोनों में हेल्प करती है। सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगी और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगी। एंड लास्ट जो रहता है यहाँ पर वो मिलता है संचित पदार्थ। यहाँ संचित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? संचित रिजर्व पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर अघुलनशील और घुलनशील दोनों प्रकार के संचित पदार्थ मिलते हैं। घुलनशील भी मिलते हैं और अघुलनशील भी मिलते हैं। घुलनशील दिखाई नहीं देते, अघुलनशील क्या पाए जाते हैं? निक्षेपित अवस्था में होते हैं। निक्षेपित अवस्था में किसके? गोलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में संचित पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गोलिकाएं पाई जाती हैं, जैसे पॉलीफॉस्फेट की गोलिकाएं, पॉलीफॉस्फेट की गोलिकाएं जो वॉल्यूटिन से बनी हुई होती हैं। पॉलीफॉस्फेट की गोलिकाओं में इनको हम वॉल्यूटिन कणिकाएं भी कहते हैं। ग्लाइकोजन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं जिनमें क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन कणिकाओं में ग्लाइकोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडेशन, जो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडेशन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरियाओं में सल्फर की गोलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ सल्फर की गोलिकाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये संचित पदार्थ के रूप में पाई जाती हैं। बाय।